अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंडस्ट्री डायलॉग। आज हमारे साथ ख्वाजा फारूक साहब मौजूद हैं। ख्वाजा फारूक साहब इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ बॉयलर फ्रेंड्स पाकिस्तान। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग अस टुडे फॉर दिस इंटरव्यू। ख्वाजा साहब, आज का इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि दो बातें हैं। एक तो बॉयलर इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी प्रोफाइल में हम देख रहे थे कि माशाल्लाह बॉयलर फ्रेंड्स पाकिस्तान 1970 से बॉयलर रिपेयर्स, बॉयलर मेंटेनेंस और बॉयलर सेटअप की सर्विसेज फराहम कर रहा है। तो सर, ये 4 दिहाइयों का कारोबार का तजर्बा है। थोड़ा सा हमें बताइए कि हाउ डिड यू कम अप विद बॉयलर फ्रेंड्स पाकिस्तान? बेसिकली जब मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक कोयटा से है, तो कोयटा में तो इतनी अपॉर्चुनिटी उस वक्त भी नहीं थी, आजकल भी बहुत कम है। तो मैं कराची शिफ्ट हो गया था बिजनेस के लिए और जॉब के लिए। तो मेरे एक अंकल थे, मैं उनके यहाँ चला गया जॉब के लिए और मैंने वहाँ 1 साल जॉब की थी। उनका जो मेजर काम था वाटर ट्रीटमेंट था। वो डिफरेंट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करते थे, जिसमें बॉयलर की वाटर ट्रीटमेंट भी थी। वाटर ट्रीटमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपकी सारी इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट होती है, इवन आप किसी भी चीज का जिक्र कर लें। तो मैंने जब उसमें देखा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल साइड का था, तो मुझे बॉयलर में बड़ा इंटरेस्ट हुआ और मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली उनकी चीजें बनाता था। वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, वाटर डीआयोनाइजर प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, ये बना के मैं अपने क्लाइंट्स को देता था और इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। 1 साल के बाद मैंने फील किया कि मैं इसी फील्ड को चूज कर लूं, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा लगा था कि मैं आगे निकल सकूंगा। सो मैंने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी। पहले मेरी कंपनी का नाम ख्वाजा एसोसिएट्स था, लेकिन वो जरा वास्ट था, तो फिर मैंने इसे बॉयलर फ्रेंड्स के नाम पे रजिस्टर करवाया SECP में। देखिए, अब तो वापडा की बिजली मिल रही है, लेकिन आज से तकरीबन 30 साल पहले जब वापडा की बिजली इंडस्ट्री को नहीं मिलती थी, तो उस वक्त इंडस्ट्री के पास एक ही ऑप्शन था कि वो बॉयलर से बिजली बनाएं। अभी भी जो रिमोट एरिया में इंडस्ट्री है, मतलब जितनी भी शुगर मिल्स हैं, उनका अपना पावर हाउस है। इनफैक्ट आज से 30-40 साल पहले जो फैक्ट्री का चीफ इंजीनियर होता था, वो पावर इंजीनियर होता था, और पावर इंजीनियरिंग को मदर ऑफ द इंजीनियरिंग कहा जाता था, क्योंकि वो पावर जनरेट करते थे। पावर हाउस के इंचार्ज वो होते थे, और पावर हाउस जो रन करता है वो बॉयलर से ही रन करता है। बॉयलर इंटीग्रेटिव पार्ट है उस चीज का। इसका रॉ मटेरियल सिंपल पानी है। पानी को आप हीट अप करते हैं और उससे स्टीम बनाते हैं, तो इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। लेकिन आपको रॉ मटेरियल जो मिल रहा है वो सिंपल पानी का है। आपने पानी को ट्रीट करना है और उसको बॉयल करना है और उसको हीट अप करके स्टीम कप करना है, और उस स्टीम को आपने प्रेशर देके एक दूसरी जगह पे लेके जाना है और उसको मुख्तलिफ इस्तेमाल करने हैं। इससे चीप टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं होगी। जिस तरह वही हाइडल पावर होगी, पानी से बनती है। अब हम उसको पेट्रोल से बनाएंगे तो पेट्रोल एड ऑन हो गया, अगर हम डीजल से बनाएंगे तो फिर वो कॉस्ट हमारी इन हो रही है ना उसमें। लेकिन सबसे सस्ता हाइडल है। इसी तरह इसमें बॉयलर में जो पानी यूज हो रहा है, तो रॉ मटेरियल पानी है इसका। अच्छा, ये इसमें जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं, ये फिल्टर्ड होता है, नॉन फिल्टर्ड होता है? इससे कोई फर्क पड़ता है बॉयलर की लाइफ स्पैन के ऊपर? बिल्कुल, बल्कि बॉयलर की जो लाइफ है वो डिपेंड ही करती है ट्रीटेड वाटर पे। इसकी 2 किस्म की ट्रीटमेंट होती है। एक हम कहते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट, एक का कहते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट वो केमिकल से होती है, और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अब तो RO यूज होता है। हमारे जमाने में शुरू में हम लोग इसे फिल्टर करते थे, पहले पानी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगते थे, और उसके बाद वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, वाटर को सॉफ्ट करके हम बॉयलर में डालते थे। पानी के अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो स्केल फॉर्मिंग सॉल्ट उन्हें हम कहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और सल्फेट्स वगैरह होते हैं। इनको हम पहले रिमूव कर लेते हैं पानी से, तो इसको हम कहते हैं प्री ट्रीटमेंट। वो सॉफ्टनिंग प्लांट से सॉफ्ट हो जाते हैं। आजकल तो बड़ी इंडस्ट्री में RO लग गए हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट। तो पानी बिल्कुल जीरो के वहां जाता है। उसके बाद अंदर जब पानी जाता है तो उसके अंदर एक्चुअली एसिडिटी आ जाती है ना। उस एसिडिटी से मेटल को पुटिंग हो जाती है, उसमें मेटल खाया जाता है, उसको हम अल्कलाइन करते हैं पानी को, उसको हम इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं। ये हम केमिकल से कंट्रोल करते हैं। ये सारे का सारा प्रोसेस भी जो है, ये बॉयलर कंसल्टेंट के जिम्मे होता है या ये फैक्ट्री ओनर ने इंश्योर करना होता है? देखें, फैक्ट्री ओनर तो इन्वेस्ट करता है और एक बॉयलर हाउस बना देता है, अपना बॉयलर ऑपरेटर रख देता है। जो जब हम बॉयलर किसी को देते हैं, तो बॉयलर को हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके वहां एक स्टाफ उसे देते हैं, और उस स्टाफ को 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं।
ठीक है। उसमें ये लॉग बुक हम उन्हें मेंटेन करना बताते हैं कि पानी के अंदर पानी को आपने कैसे ट्रीट करना है, ये सॉफ्टनिंग प्लांट को कैसे चलाना है और इसमें केमिकल किस तरह डालने हैं। वहाँ केमिकल डोजिंग पंप होते हैं, उन पे हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और लॉग बुक मेंटेन की जाती है रोज के रोज। और वो डेली इंजीनियर आके जब विजिट करता है, वो डेली जिसका राउंड होता है, सुबह 11 बजे होता है, शाम 5 बजे है, वो उस पर साइन करता है लॉग बुक पे। वो देखता है कि इंश्योर करता है कि आया इस ऑपरेटर ने इसकी पानी की ट्रीटमेंट में इतने केमिकल्स डाले हैं, सॉफ्टनिंग प्लांट को प्रॉपरली रीजनरेट किया है। तो उसके बाद वो लॉग बुक मेंटेन हम एक दफा सेटअप करके दे जाते हैं, 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम हमारे साथ आम तौर पे जिनको हम बॉयलर देते हैं, हम एक रनिंग मेंटेनेंस उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि साल में हम एक दफा बॉयलर खोलेंगे, उसे मेंटेन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और दोबारा बंद करके चला के देंगे। और आपकी सारी जो सेटअप हमने किया हुआ है चेक करेंगे, क्या वो ठीक रन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी लॉग बुक सही मेंटेन हो रही है, आपका बॉयलर ऑपरेटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो बॉयलर ऑपरेटर को रखना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल होता है और हम उसे ट्रेन करके हैंड ओवर करते हैं फैक्ट्री वालों को। बेसिकली ये एक ऐसी फील्ड है जो एक सेपरेट फील्ड है। यूजुअली फैक्ट्री के जो इंजीनियर्स हैं वो हमें ही हायर करते हैं, क्योंकि एक स्पेशल फील्ड है बेसिकली। टिपिकल बॉयलर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। मसलन कुछ इंडस्ट्री हैं जहां लो प्रेशर बॉयलर यूज होते हैं, उन्हें स्टीम का फ्लो ज्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन आमतौर पे जो आम फैक्ट्रियों में स्टीम हम यूज करते हैं वो 250 सी तक की होती है। अब हम उसमें ऐसे इक्विपमेंट लगाते हैं कि वो जो स्टीम है उसको दोबारा हम गर्म करते हैं। मतलब बॉयलर ने स्टीम बनाई, लेकिन फिर हम ऐसे आगे इक्विपमेंट लगाते हैं कि उस स्टीम को दोबारा गर्म करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर रेस किया जाए। इस तरह उससे पहले इकोनोमाइजर लगते हैं कि जो पानी हम देते हैं, फर्स्ट करें बॉयलर चल रहा है, तो अगर हम ठंडा पानी उसमें फीड करेंगे तो उसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाए। जी। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि बॉयलर का जो आपने सारा सेटअप का बताया, मेंटेनेंस का बताया, रिपेयर्स का बताया, इसमें मेंटेनेंस वाला फैक्टर क्या है बॉयलर्स के लिए? बॉयलर्स को किस तरह की मेंटेनेंस चाहिए होती है और कितने टाइम के बाद उनकी मेंटेनेंस जरूरी हो जाती है? कोई मशीन जो चलती है वो कुछ अरसे बाद खराब हो जाती है, वो रूटीन मेंटेनेंस तो चलती रहती है, लेकिन एज पर लॉ पूरी दुनिया के बॉयलर जो हैं वो साल में एक दफा जरूर खुलते हैं। अंदर से और बाहर से उनको खोला जाता है, उन्हें मेंटेन किया जाता है एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। उसकी एसओपीज हमारे पास हैं और सारे बॉयलर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास एसओपी होते हैं कि बॉयलर को कैसे खोलना है और उसको कैसे इंस्पेक्शन के लिए तैयार करना है। वो एक लॉ के तहत एक नोटिस आता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हर बॉयलर ओनर्स को थ्रू बॉयलर इंस्पेक्टर के, जिसमें बताया जाता है कि फलां तारीख को बॉयलर इंस्पेक्टर आएगा और आपकी इन चीजों की इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है। तो हम जैसे लोग जो बॉयलर के इंजीनियर्स हैं वो बॉयलर को खोलते हैं, उसे तैयार करते हैं और बॉयलर इंस्पेक्टर को खत लिखते हैं कि आके फलां दिन इंस्पेक्शन की तारीख थी, आप आके इंस्पेक्शन कर लें। वो इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हम बॉयलर को बंद करते हैं और फिर दोबारा उसका हाइड्रोलिक टेस्ट करके उसे प्रेशर वेसल टेस्ट से कहते हैं, वो करके हम बॉयलर हैंड ओवर कर देते हैं फैक्ट्री को ताकि वो अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकें। ये आमतौर पे 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते से 15 दिन, डिपेंड करता है उसके अंदर मेंटेनेंस कितनी निकलती है। तो ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस होता है, इसको हुकूमत की तरफ से कौन सा इदारा है जो कि लुक आफ्टर कर रहा है इस टाइम पे? कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर बॉयलर विंग है जो इसको लुक आफ्टर करता है। इसे प्रेशर वेसल जितनी भी हैं वो इसके अंडर आती हैं और इसको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर होता है पूरे सूबे में। हर सूबे का एक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर होता है, उसके नीचे 10-12 बॉयलर इंस्पेक्टर होते हैं जो मुख्तलिफ डिवीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज बॉर्डर उन पे तकसीम होते हैं, वो चेक करते हैं हर साल। ठीक है। और बड़ा एक्टिवली चेक किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बॉयलर इंस्पेक्टर का आपने क्लियर कर दिया और बता दिया कि उसके पास तो ये बेसिकली ट्रेनिंग होती है या ये नॉलेज होती है कि बॉयलर को किस तरह से उसने देखना है कि आया उसकी लाइफ टाइम जो है वो अभी रहती है या इसको मेंटेनेंस की या सर्विस की ज़रूरत है। बॉयलर ऑपरेटर का थोड़ा सा समझाइए कि बॉयलर ऑपरेटर का क्या बेसिकली स्किल सेट होता है? वो देखिए, जिस तरह आपने देखा होगा डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर्स है, 3 साल का कोर्स है, इसी तरह इसके पैरेलल है स्टीम बॉयलर ऑपरेटर कोर्स। ये पहला जो 3rd क्लास बॉयलर होता है, फिर 2nd क्लास बॉयलर होता है, फिर 1st क्लास बॉयलर इंजीनियर होता है। जो 3rd क्लास होता है वो एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। एक आदमी जब बॉयलर हेल्पर के तौर पे अपॉइंट होता है तो अगर उसकी सर्विस 2 साल से ऊपर हो जाए और कंपनी उसे सर्टिफिकेट दे दे कि ये 2 साल हमारे बॉयलर पे एज ए हेल्पर काम कर चुका है और ये बिल्कुल ऑनेस्टली और हार्ड वर्किंग कर रहा है, उस बेस पे वो अप्लाई करता है बॉयलर इंस्पेक्टर के पास कि मैं अब एग्जाम के लिए तैयार हूँ। तो जब बॉयलर इंस्पेक्टर हर साल अनाउंस करते हैं कि फलां फलां तारीख अखबार में आता है, फलां तारीख को बॉयलर की जो एग्जाम होंगे बॉयलर ऑपरेटर के, तो 3rd क्लास के लिए वो पहले एलिजिबल होता है, वो एग्जाम देता है। ये पहला स्टेज है बॉयलर इंजीनियरिंग का। इसमें सिर्फ बॉयलर ऑपरेटर बनाया जाता है जो सिर्फ एक बॉयलर को रन कर सकता है और ये सिर्फ एक वाइवा होता है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। आमतौर पर बॉयलर बोर्ड बनता है यूजुअली, जिसमें 2 बड़ी इंडस्ट्रीज के चीफ इंजीनियर और एक चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स बैठते हैं
और वो एग्जाम लेते हैं उस पूरे सूबे का। मतलब जैसे पंजाब का चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर है, वो हर साल एक दफा ये एग्जाम कंडक्ट करता है और वो अखबारों में इश्तिहार आते हैं, उसमें 3rd क्लास और 2nd क्लास बॉयलर इंजीनियर और 1st क्लास बॉयलर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं। इसी तरह जब 3rd क्लास पास कर लेता है तो फिर 2nd क्लास के लिए अप्लाई करता है। वो बाकायदा पेपर्स होते हैं, 5-7 पेपर होते हैं उसके, और वाइवा भी होता है। उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर 1st क्लास के इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। वो 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स टाइप होता है, लेकिन उसका भी ये 7-8 पेपर होंगे और उसमें वाइवा होता है। कानून ये है कि कोई भी बॉयलर बगैर बॉयलर ऑपरेटर के, जिसका सर्टिफिकेट बॉयलर रूम में लगा हो, उसके बगैर बॉयलर को कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये हैजर्ड्स में आता है और एक्सप्लोड हो जाए तो पूरी फैक्ट्री क्या बल्कि इर्द गिर्द का सारा इलाका जो है वो तबाह हो सकता है। अच्छा, ये बॉयलर आइडेंटिफिकेशन के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए कि अगर जिस तरह एक इक्विपमेंट हम अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्री के अंदर करते हैं, वो रेगुलर इक्विपमेंट जो होता है उसका भी कोई ना कोई आइडेंटिफायर तो होता है, लेकिन बॉयलर के बारे में एक चीज जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि बॉयलर की कोई नंबर प्लेट होती है। बॉयलर का एक नंबर प्लेट भी होती है जो उसके ऊपर हम छेनी से खोद के नंबर लगाते हैं, उसको बॉयलर की नंबर प्लेट करते हैं, उसी से उसका एक चलान फॉर्म बनता है और एक बुक बनती है जो बॉयलर इंस्पेक्टर के पास होती है, जिसमें उस बॉयलर की हिस्ट्री होती है कि कब बना था और इसमें कौन कौन से मेंटेनेंस हुई थी और कौन कौन से इसमें प्रॉब्लम्स आए थे, उसमें सारा लिखा होता है। और वो हर साल जो चेक होता है उसकी अंदराज होता है, और हर साल जो चेक होता है उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो बॉयलर इंस्पेक्टर कहता है कि आप इसे फ्रेम करके बॉयलर रूम में लगाएं। ओके और वो इस चीज का प्रूफ होता है कि रेगुलरली मेंटेन हो रहा है या रेगुलरली ये जो है इंस्पेक्ट हो रहा है बेसिकली। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएं, अगर आपको दीवार पे 2 सर्टिफिकेट नजर ना आए, एक बॉयलर ऑपरेटर का और दूसरा बॉयलर के फिटनेस का, तो आप मुतलका बॉयलर इंस्पेक्टर के ऑफिस जाके उस बॉयलर का नंबर देते हैं और कहते हैं जी हमें इसकी हिस्ट्री बताएं, तो वो हिस्ट्री खोल के आपको बता देता है कि ये 3 साल से बॉयलर इंस्पेक्ट नहीं हुआ और ये बॉयलर बंद पड़ा हुआ है हमारे कागजों में। अगर आपने इसे दोबारा चलाना है तो पहले आप इंस्पेक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिक टेस्ट करवाएंगे, फिर इसे दोबारा चला सकते हैं। सही। अच्छा, एक टेक्निकल सवाल है ख्वाजा साहब, क्या रूटीन में ज्यादातर जो फेलियर ऑफ बॉयलर होता है या उनका वेयर एंड टेयर होता है वो रिवेट्स की वजह से होता है या उसमें और भी फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो रिवेट टेक्नोलॉजी है, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी से पहले रिवेट टेक्नोलॉजी ही होती थी। आप अगर अभी भी देख लें, वो अंग्रेजों के जमाने के पुराने पुल आप देखें, उसमें कहीं भी वेल्डिंग नहीं होती थी। उस जमाने में वेल्डिंग इजाद ही नहीं हुई थी, उस वक्त रिवेट ही होते थे जो चलते थे। तो जब रिवेट टेक्नोलॉजी के बाद वेल्डिंग टेक्नोलॉजी आ गई और इतनी डेवलप होगी तो फिर रिवेट्स को हटा दिया गया और फिर उसकी जगह वेल्डेड आ गए, लेकिन दोनों की मटेरियल में बहुत फर्क है। अच्छा जी। जो रिवेट का मटेरियल है वो डिफरेंट होता था और जो वेल्डिंग का मटेरियल है वो डिफरेंट होता था। अब सारे बॉयलर जो है वेल्डेड मटेरियल के आ रहे हैं, रिवेट के पुराने जमाने के बॉयलर है। पाकिस्तान की जो रेलवे है उसमें जो स्टीम इंजन चलते हैं वो रिवेटेड ही हैं। अलग सा काम है, उसे कहते हैं गर्म लोहारा। वो रिवेट्स को गर्म करके हॉट करके रेड हॉट करके रिवेट्स को किया जाता है, उसके बाद पॉकिंग की जाती है। उसमें वो हम करते रहे हैं, मैं खुद करता रहा हूँ रिवेट की बॉयलर। लेकिन अब वेल्डिंग आ गई, हम वेल्डिंग का काम करते हैं, लेकिन इसकी वेल्डिंग स्पेशल वेल्डिंग होती है, ये आम वेल्डिंग नहीं होती, हम इसे ऑर्गन वेल्डिंग करते हैं। अच्छा, आम जबान में यूं कह लें कि उसके रॉड्स होते हैं, उन्हें भी रेड हॉट करके वेल्डिंग की जाती है और हर जॉइंट का बाद में एक्सरे होता है और एक्सरे इंस्पेक्टर भी चेक करता है उसको। वो एक्सरे इसलिए किया जाता है कि इसमें कोई होल नहीं है, पिन होल तो नहीं रह गया कोई ड्यूरिंग। देखें, वेल्डिंग जो है ना अब काफी एडवांस हो गई है। जो हम आम जबान में दूसरे जबान में वेल्डिंग की जाती है, हमारी वेल्डिंग जरा बहुत डिफरेंट है। इसमें खास किस्म के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। इसके जो वेल्डर होते हैं वो खास किस्म के होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, और इसमें इवन जो रॉड्स की जाती हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो ऑर्गन वेल्डिंग कहलाती है और बहुत ही मतलब हाई टेक वेल्डिंग है। ये फील्ड अभी महदूद है, इंडस्ट्री ही बहुत कम है। आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कितने शहर हैं जो इंडस्ट्री कराते हैं, गुजरांवाला, लाहौर, कराची, सियालकोट, गुजरात, इसके अलावा नाम बता दें। और ये भी स्पेसिफिक किस्म की इंडस्ट्री है। होना ये चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए जहां उस इलाके को डेवलप किया जाए, जो उस इलाके के जो चीजें होती हैं स्पेशल चीजें उनको डेवलप किया जाए। जैसे गुजरात है, सिर्फ पंखे बनते हैं, गुजरांवाले मोटरें बनती हैं, वॉशिंग मशीन बनता है, सियालकोट में कटलरी होता है। इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट को उस इलाके के लोगों के हिसाब से और वहां जो चीजें उगती हैं उसके हिसाब से हमें जरी बेस्ड इंडस्ट्री को वहां डेवलप करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। तभी हम तरक्की कर सकेंगे, तभी हम इस चक्कर से निकल सकेंगे जो हमारे ऊपर है कर्जों का और एक्सपोर्ट की वजह से हम जो हमारे पास डॉलर की डेफिसिट है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस एरिया की अपनी स्पेशलिटी है, अगर उसकी इंडस्ट्री उसमें सेटअप हो जाए
तो मैन पावर वाला इशू भी है, वो भी रिजॉल्व हो जाता है, और इस तरह हर इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस भी कर सकती है, और अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट्स भी जो हैं उनको भी इनकरेज नहीं कर सकते। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइए कि जहाँ पे हर इंडस्ट्री जो है वो इवॉल्व कर रही है, अपग्रेड हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, तो बॉयलर इंडस्ट्री के अंदर आने वाले टाइम में आप क्या क्या एडवांसमेंट्स देखते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जो फैक्ट्रियों में बॉयलर लग रहे हैं वो तो अभी उसी टेक्नोलॉजीज में हैं, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में जो बॉयलर्स बन रहे हैं वो हाई टेक हैं। उसमें मेनली इस बात पे फोकस दिया जा रहा है कि बॉयलर के अंदर से जो आग लगती है और उससे जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन पे जो हैजर्ड्स पैदा होते हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। लिहाजा ऐसे बर्नर डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वो सारी गैसेस जो हैजर्ड्स हैं इंसान के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हाई टेक किस्म के बर्नर्स बन रहे हैं। लेकिन उनकी तफैल, क्योंकि हम बॉयलर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इवन हम बर्नर भी बाहर से मंगवाते हैं, तो हमारे पास भी वो चीजें हम फैज़याब हो रहे हैं। वो कि हम 1 रुपए की चीज 100 रुपए की ले रहे हैं, लेकिन जाहिर है हमने कुछ इजाद नहीं किया, तो उन्होंने तो इजाद किया, तो वो पैसे लेते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को। तो हम बेसिकली उनकी जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है वो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास चैनल ऑफ परचेज जो बॉयलर्स का वो है ही इम्पोर्टेड। आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली हमारे लोकल बॉयलर बन रहे हैं, लोकल बॉयलर बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो भी फर्ज करें, मैं अभी जैसा मैं वर्किंग कर रहा हूँ सीटेक के तहत पाकिस्तान में एक बॉयलर की फैक्ट्री लगाने के लिए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ चाइना का कोई मुझे कोलैबोरेशन मिल जाए कि जो मेरे साथ मिलके उसकी टेक्नोलॉजी हो, मेरी मैन पावर और उसका पैसा और मेरा पैसा, और हम सीपेक के तहत कहीं छोटा सा बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगा दें। लेकिन बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी उनकी होती है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बॉयलर बन रहे हैं HMC टेक्सला में बन रहे हैं, तो वो भी चाइनीज टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा ग्रेशम है वो कराची में बना रहे हैं, उनकी यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा शिपयार्ड बॉयलर बना रहा है, तो वो उससे किसी से कोलैबोरेशन की है, वो ड्राइंग उनसे लेते हैं, टेक्नोलॉजी उनसे लेते हैं, बर्नर उनसे लेते हैं, और फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर मार्केट में देते हैं। ये हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कहीं पे, यहाँ का प्रोड्यूस बॉयलर जो है? डेफिनेटली देखें, हम जो HMC में शुगर प्लांट्स पूरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो अगर बाहर के मुल्क से कोई ऑर्डर आएगा, मसला ऑर्डर की तो हमें यही होती है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, थर्ड वर्ल्ड के जो छोटे मुल्क हैं, आसियान के जो छोटे मुल्क हैं, तो अगर को वहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट सस्ती शुगर इंडस्ट्री लेना चाहेगा तो हम पूरी शुगर इंडस्ट्री बना के उनको देते हैं, उसमें बॉयलर भी देते हैं। लेकिन आमतौर पे हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आते बाहर से, क्योंकि हम हाई टेक नहीं है, हमारी इंजीनियरिंग जो है वो इतनी हाई टेक नहीं है, हम क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करते, और वो जो मेन मसला क्वालिटी का है। आप यूरोप की चीज क्यों लेते हैं? आप ग्राइंडर क्यों लेते हैं इंपोर्टेड? पाकिस्तान का ग्राइंडर क्यों नहीं यूज करते अपने घर में? आप गाड़ियां इंपोर्टेड क्यों लेते हैं? सिर्फ क्वालिटी की वजह से, और तो कोई वजह नहीं है। अगर यही क्वालिटी आपको पाकिस्तान में हम बनाना शुरू कर दें तो आपको क्या जरूरत है आप इंपोर्ट करें, आप उसको 10 गुना ज्यादा प्राइस पे लें। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग टू आवर शो। हमें बहुत सी बातें आज पता चली इस इंडस्ट्री के हवाले से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम सर, खुदा हाफिज।